क्वेश्चंस तो ऐसा हो जाता है कि इतने आसान क्वेश्चन जो है दिमाग में कई बार हैंग हो जाता है। रीअरेंजिंग स्कीमास, लिंकिंग देम विद अदर स्कीमास टू क्रिएट अ स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड कॉग्निटिव सिस्टम इन पियाजेस थ्योरी इज रेफर्ड टू एज। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को क्या कहते हैं? यानी आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्कीमा को, है ना, इंटरकनेक्टेड, एक स्कीमा से दूसरे स्कीमा में कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं कि भाई पियाजे ने ये कहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, वाइगॉत्स्की ने ये कहा है, स्टेजेस ये हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो 7 से 11 है वो लेटर चाइल्डहुड भी हो सकती है 6 से 12। ये क्या है, एक से दूसरे टॉपिक को कनेक्ट कर रहे हैं, यानी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो भी सीखा है। इसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, एसिमिलेशन नहीं कहते। सरकार गलत जवाब मत दीजिए प्लीज। एसिमिलेशन है सिंपल अपने स्कीमा में एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ ऐड कर लेना। जब आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो अलग अलग तरीके से चीजों को कनेक्ट करके, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कहते हैं इसको। रुलाओगे क्या पगलो? देखो एक बार, ये ऑर्गेनाइजेशन है। अडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन दो प्रोसेसेस होती हैं आपकी इक्विलिब्रेशन में, और अडेप्टेशन के अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलग रहता है कि ब्रेन में जो भी चीजें हैं, जैसे आप अलमारी में कपड़े ऑर्गेनाइज करते हो, ऐसे ब्रेन में इंफॉर्मेशन को या कॉन्सेप्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हो इंटरकनेक्टेड रखने के लिए, कि एसपीसीएफ से आपने चीजें याद रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज किया हुआ है दिमाग में थियोरी को, एक से दूसरा कॉन्सेप्ट। स्कीमा मतलब जो भी आपके स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, और इस पर अलग से किसी दिन चर्चा करेंगे पियाजे की थियोरी में। टू एंश्योर फोकस ऑन असेसमेंट फॉर लर्निंग रादर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड। यानी अगर हम बात करते हैं कि सीखने के लिए आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पे ध्यान केंद्रित करना है, फॉर लर्निंग यानी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फीडबैक के लिए सीखना। ऑफ लर्निंग तो सिंपल जजमेंट है एक तरह का, कि इतने % नंबर आए फाइनल एग्जाम में, वो ऑफ लर्निंग है। सेल्फ असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है, बिल्कुल स्वयं आकलन। पीयर असेसमेंट फॉर लर्निंग का उदाहरण है, एक्टिव है बच्चा। और क्वांटिटेटिव फीडबैक, हाँ हो सकता है। कंपैरिजंस बिटवीन स्टूडेंट्स ऑन क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, कंपैरिजंस की बात मे बी ऑफ में ही करें हम, फॉर में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना, कि इतने % पास हुए नहीं हुए। तो आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड का तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है, थर्ड को हमें लेना ही पड़ेगा साथ में। क्वांटिटेटिव फीडबैक भी आ सकता है फॉर लर्निंग में, ऐसा नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव फीडबैक को ले सकते हैं। और पीयर और सेल्फ असेसमेंट तो आ ही जाएगा। सेकंड ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोग मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब आई थिंक दिया है, मिस हो गया है आप लोग 73% लोगों ने सही दिया, तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मतलब आ स्टूडेंट इज फीलिंग वेरी नर्वस एंड हैविंग हाई एंजाइटी बिफोर द एग्जाम, हिज इमोशनल स्टेट इज लाइकली टू। यानी एक छात्र है जो परीक्षा से जस्ट पहले बहुत घबराया हुआ है, जैसे आप लोगों की हालत होती है, बट आप लोग नहीं घबराएंगे क्योंकि हम लोग बढ़िया से तैयारी करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक्साइटेड फील करेंगे। ठीक, एक छात्र परीक्षा से पहले बहुत घबराया हुआ है और उच्च स्तर की चिंता महसूस कर रहा है, एंजाइटी है बेसिकली। उसकी इस भावनात्मक स्थिति का प्रभाव क्या पड़ेगा? ये जो इमोशनल स्टेट है कि ही इज एंग्शियस और नर्वस महसूस कर रहा है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर आप पॉजिटिव इमोशंस फील करेंगे तो आप पॉजिटिवली, आपका दिमाग काम करेगा। कॉग्निशन और इमोशन जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, 1 नंबर का टॉपिक है कि आप जैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके दिमाग को भी प्रभावित करेगा। तो कॉज इंटरनल मोटिवेशन, नहीं भाई ये तो दिक्कत दे जाएगा, नर्वस है ना वो, तो नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहा है। हैव नो इम्पैक्ट ऑन हिज परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर तो आप कह रहे हो कॉग्निशन है ही नहीं इंपॉर्टेंट, इमोशंस है ही नहीं इंपॉर्टेंट, ये तो होता नहीं ऐसा। तो इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस, जी नहीं, नेगेटिवली इंपैक्ट हिज परफॉर्मेंस इन एग्जाम। जरूरत से ज्यादा अगर आप एंग्जाइटी या नर्वसनेस महसूस करेंगे तो जो आता होगा वो भी भूल जाएंगे। समझ रहे हो? एक नॉर्मल लेवल का, एक बैलेंस्ड स्टेट तक करना ठीक है ना। और मेरे साथ तो ये पेपर में कई बार हुआ है आज तक कि अगर बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद अगर आप वो एग्जाम फियर है या एंग्जाइटी है तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं पेपर में, फिर तो वो बैलेंस में हो तो ठीक है, तो इससे नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा ये बच्चे की परफॉर्मेंस को। थोड़ा बहुत प्रेशर तो सब पे ही होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन एंड द टाइप ऑफ मोटिवेशन। आपको टाइप ऑफ मोटिवेशन से स्रोत को जोड़ना है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही उदाहरण है। यानी प्रेरणा का प्रकार और प्रेरणा का स्रोत, यानी मोटिवेशन का टाइप कौन सा है और किस टाइप की मोटिवेशन से, किस सोर्स से वो आ रहा है। क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा, सवाल पूछने की इच्छा। ये जिज्ञासा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा है। हाँ, जिज्ञासा कोई बाहर नहीं है ना, जिज्ञासा आपकी कोई दोस्त नहीं है, कोई टीवी एक्ट्रेस नहीं है, कोई और कार्टून नहीं है, सिजुका नहीं है जो बाहर से कोई बता रहा हो। क्यूरियोसिटी अंदर से आएगी बाहर की तरफ। इंटरनल मोटिवेशन यानी आपको किसी चीज में इंटरेस्ट है तो आप आंतरिक रूप से भी प्रेरित होंगे उसको करने के लिए। कोई रिवॉर्ड दे रहा हो आपको, जरूरी नहीं है। गाना गा रहे हैं, आपको गाना गाना पसंद है, गाना सुनना पसंद है, कोई रिवॉर्ड दे रहा है आपको? नहीं, फिर भी गा रहे हैं। आप सिंगर हैं और गाना गा रहे हैं, आप कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, पैसा मिलेगा, वो एक अलग कहानी है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन जिज्ञासा से जुड़ी हुई है। एप्रिसिएशन फ्रॉम पीयर्स
दोस्तों से अगर एप्रिसिएशन मिल रहा है, सराहना मिल रही है, अरे यार तुम कितना बढ़िया गाते हो इसलिए गाना गा दो, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन है, क्योंकि रीजन बाहर है। जिसका भी रीजन बाहर है वो एक्सटर्नल मोटिवेशन है, एक्सट्रिंसिक है, बाहर है, इंट्रिंसिक नहीं है। प्रेज ऑफ टीचर, प्रेज प्रशंसा एक्सटर्नल है, तो ये भी इंट्रिंसिक नहीं हो सकता, यहां इंट्रिंसिक लिख रखा है। ट्रॉफी भी बाहर होती है ना दुनिया में, दिमाग में थोड़ी होती है ट्रॉफी, एक्सटर्नल है, इन्होंने इंट्रिंसिक कह रखा है, जो कि गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, क्यूरियोसिटी अंदर है, इसका रीजन बाहर नहीं है, ये आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है ना, जिज्ञासा है आपको किसी चीज में, क्यूरियोसिटी है, क्वेश्चनिंग है आपके मन में। क्वेश्चन नंबर 30, आज के लिए आखिरी सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट, किसी कॉन्सेप्ट, किसी संप्रत्यय की समझ को सुसाध्य या किसी कॉन्सेप्ट की समझ को बेहतर करने में मददगार साबित नहीं होगा। तो आस्किंग स्टूडेंट्स टू कॉपी द आंसर्स फ्रॉम द नोट्स गिवन बाय टीचर, जो नोट्स आपको मिल गए उससे बस कॉपी करके लिख दो 5 बार, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? ये तो रट्टाफिकेशन क्लियर होगा इससे तो, ठीक है ना। फिर भी बाकी ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन दैट कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स, अगर बच्चों को आपने कहा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अब अपने शब्दों में बताओ, अपने शब्दों में बताने के लिए उसको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो होनी चाहिए। तो भाई आप ये कहो कि मूवी देख के आए धुरंधर और उसका समरी बता दो, तो वो बताने के लिए, अपने शब्दों में बताने के लिए आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा, आपने देखी होगी तभी तो बता पाओगे ठीक से। तो ये जो है यहाँ पे, ये बात तो सही है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात हो रही है, हमें नॉट चाहिए। आस्किंग स्टूडेंट्स टू फ्रेम प्रिंसिपल्स फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स, यानी विशिष्ट उदाहरणों से आप एक सिद्धांत तक पहुंचे, तो इसमें भी आपका दिमाग लगेगा, कॉन्सेप्ट लगेगा, एग्जाम्पल टू रूल, इंडक्टिव मेथड। आस्किंग स्टूडेंट्स टू जनरेट एनालॉजीज बिटवीन डिफरेंट कंडीशंस, दो चीजों के बीच में समानता ढूंढ के एक नया एग्जाम्पल सेट करना या समझना चीजों को, ये भी जो है आपका कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी कि भाई हमारी जो आंख है वो एक कैमरा के जैसी है, तो ये एनालॉजी है आंख और कैमरा के बीच में, समानता ड्रॉ की है समझने के लिए कॉन्सेप्ट को, ऐसा करते हैं हम, एग्जाम्पल्स देते हैं। लेकिन ये कहना कि बस कॉपी कर लो आंसर को, इसमें कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये रट्टाफिकेशन है, ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट नहीं करता, रटने को प्रमोट करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही पूछा है आपसे, गलत ही सही हो गया इसलिए।